ये वेस्टर्न डिजिटल की M.2 SSD है और आज की वीडियो में हम इसका कंपैरिजन करेंगे जो SATA SSDs होती है उससे। इन दोनों के स्पीड टेस्ट करेंगे, इसको पूरा इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और इसमें मैं आपको PCI का भी फ़र्क बताऊंगा। तो कौन सी हार्ड ड्राइव आपको अपने मदरबोर्ड के लिए लेनी चाहिए पूरा डिटेल में समझाऊंगा, वीडियो को देखते रहिए। पहले तो बॉक्स के आउटर साइड पे जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो दिखा देते हैं। पैकेज अच्छे से चेक कर लें कि इसकी सील्स पूरी इंटैक्ट हो, ये प्रॉपरली सील्ड है। अब खोलते हैं इसको। इतनी छोटी सी SSD में 500 GB की स्टोरेज काफ़ी बड़ी बात है। अब तो खैर इससे ज़्यादा भी आने लग गई। ये तो हो गई अनबॉक्सिंग ब्लू NVMe हार्ड ड्राइव की। अब अनबॉक्सिंग कर लेते हैं 2.5 इंच की SSD की, जो कि ग्रीन वर्जन में अवेलेबल है हमारे पास। ये रही हार्ड ड्राइव और कुछ चीज़ें मैंने ब्लर कर रखी है। 2.5 इंच की जो SSDs होती है इनके अंदर भी सर्किट तो ज़रा सा सही होता है, लेकिन इनका फॉर्म फैक्टर 2.5 इंच के साइज़ का बनाया जाता है प्लास्टिक का शेल यूज़ करके। इंस्टॉल करने से पहले इसका जो स्टिकर है ये हटा लेना। चलिए इन हार्ड ड्राइव्स को कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंस ये देती है। साथ ही साथ इनका कंपैरिजन नॉर्मल हार्ड ड्राइव्स के साथ भी कर लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी स्पीड्स ये तीनों तरह की हार्ड ड्राइव्स हमें देती हैं। कंप्यूटर में से केबल से डिस्कनेक्ट करने के बाद इसका ग्लास पैनल खोल लेते हैं और अगर ग्लास पैनल पे कोई भी LED स्ट्रिप्स लगा रखी है तो उसका कनेक्टर भी डिस्कनेक्ट कर लेंगे। SATA SSDs पे प्रोटेक्टिव स्टिकर हटा के इसको इंस्टॉल करेंगे। जहाँ पर भी आप SSD को माउंट करना चाहते हैं वहाँ उसे लगा के इसके बैक साइड पे चारों स्क्रूज कस लेंगे। कैबिनेट के साथ कई तरह के स्क्रूज आते हैं, तो सही थ्रेड्स के स्क्रूज पिक करके इसमें कसें। अगर ज़्यादा एफर्ट पड़ रहा है स्क्रूज को कसने में तो इसका मतलब ये है कि क्रॉस थ्रेडिंग हो रही है या फिर जो स्क्रूज आप लगा रहे हैं वो सही थ्रेड्स के नहीं है हार्ड डिस्क के साइज़ के हिसाब से। हार्ड डिस्क की SATA की डेटा केबल भी लगा लेंगे और उसके बाद SATA पावर केबल भी उसमें प्लग इन कर लेंगे। जो SATA SSDs होती है और जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव्स होती है दोनों में सेम टाइप की केबल्स प्लग इन होती है। अब ग्राफिक्स कार्ड का पावर कनेक्टर निकाल के ग्राफिक्स कार्ड के जो PCI स्क्रूज हैं उनको खोल लेते हैं। उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड निकाल के M.2 हार्ड ड्राइव हम इसमें लगाएंगे। किसी भी PCI कार्ड को निकालने से पहले PCI स्लॉट का जो लॉक होता है उसको अनलॉक करना पड़ेगा। एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इजीली हो जाएगा। बड़े ग्राफिक्स कार्ड लगे होने के कारण आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसको अनलॉक करे बगैर अगर आपने ग्राफिक्स कार्ड को खींचने की कोशिश करी तो लॉक टूट सकता है। इस तरह के स्क्रूज आपको मदरबोर्ड के साथ मिलते हैं, जो कि M.2 हार्ड ड्राइव्स को इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हार्ड ड्राइव्स के साथ किसी भी तरह के माउंटिंग स्क्रूज नहीं आते हैं। हार्ड डिस्क को हमने रख के देख लिया और उसकी पोजीशन के हिसाब से सबसे पहले इसका स्टैंड ऑफ कसेंगे। स्टैंड ऑफ कसने के लिए 5 mm का सॉकेट यूज़ कर सकते हैं, वो इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा। अब SSD लगाने के लिए मदरबोर्ड पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए 30 डिग्री के एंगल के करीब पे इसको रख के बहुत ही अच्छे से इसको चेक करके जेंटली स्लाइड करना। अगर ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है जो ड्राइव आप लगा रहे हैं अपने मदरबोर्ड पे वो उसके लिए शायद ना बनी हो। अगर सब कुछ सही होगा तो हार्ड ड्राइव बहुत ईजिली मदरबोर्ड में इंस्टॉल हो जाएगी। अब फाइनली हार्ड डिस्क का लॉकिंग स्क्रू भी कस लेंगे उस स्टैंड ऑफ पे, जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही कसा था। लॉकिंग स्क्रू कसने के लिए एक फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। हार्ड डिस्क को ठीक से इंस्टॉल करने के बाद अब ग्राफिक्स कार्ड को वापस लगा लेंगे। PCI स्लॉट में जब ग्राफिक्स कार्ड को लगाते हैं तो जो लॉकिंग मैकेनिज्म होता है जिसको हमने अनलॉक करा था वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, जिससे कि ग्राफिक्स कार्ड बाहर नहीं निकलता। फाइनली 2 स्क्रूज भी कस लेंगे ग्राफिक्स कार्ड को अपनी पोजीशन पे रोकने के लिए। ग्राफिक्स कार्ड को माउंट करने के बाद इसकी पावर केबल भी लगा लेंगे। अब पूरी तरीके से हार्ड डिस्क माउंट हो गई है और आप देख सकते हैं बहुत ही पतले से खांचे से दिखती है, क्योंकि जो M.2 हार्ड ड्राइव्स होती है काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है साइज़ में, तो ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव्स की तरह थोड़ी सी देखने में नहीं लगती। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस तरह की हार्ड डिस्क लगाएंगे तो बहुत ही अलग लगेगी आपको, क्योंकि मुझे पुराने ज़माने की हार्ड ड्राइव्स की ज़्यादा आदत थी। अब बारी है इन हार्ड ड्राइव्स की स्पीड टेस्ट की। तो स्पीड टेस्ट करने के लिए क्रिस्टल डिस्क मार्क नाम की सॉफ्टवेयर का मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये आपके सामने सारी हार्ड ड्राइव्स के स्पीड टेस्ट के रिजल्ट्स हैं। ड्राइव C, D, E और F वर्क स्टेशन में लोकली कनेक्टेड है SATA 6 GB पोर्ट से, और ड्राइव N नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है जो कि NAS सर्वर में इंस्टॉल्ड है। तो सारी हार्ड डिस्क की स्पीड आपके सामने है और फास्टेस्ट रीड और राइट स्पीड्स जो हमें मिली है वो वेस्टर्न डिजिटल की ब्लू M.2 SSD में हमें मिली है। 2500 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड काफ़ी अच्छी खासी स्पीड मानी जाती है और ज़्यादातर काम में ये मोर देन इनफ रहनी चाहिए आपके लिए।
500 मेगाबाइट्स की स्पीड SATA SSDs हमें ऑफ़र करती है, वो भी अच्छी खासी स्पीड है नॉर्मल यूसेज के लिए। और अगर बात करें नॉर्मल हार्ड ड्राइव्स की तो 100 से 150 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड वो हमें दे देती है, जो कि स्टोरेज के पर्पसेस के हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहता है, स्पेशली अगर आप NAS सर्वर में उन्हें यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं। किसी भी हार्ड ड्राइव का जब आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम में तो आपको स्ट्रेट अवे यहाँ पर नहीं दिखेगी, क्योंकि वो अनएलोकेटेड होती है। तो हार्ड डिस्क को एलोकेट करने के लिए यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशंस। इसमें जो भी आप नई हार्ड ड्राइव्स कनेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो जब मैंने स्पीड टेस्ट करा था उससे पहले ही हार्ड ड्राइव को ऑलरेडी पार्टीशन कर लिया था, नहीं तो जो भी आप नई हार्ड ड्राइव लगाएंगे इस तरह के ब्लू कलर का बार नहीं आएगा, उस पर ग्रे कलर का आएगा। राइट क्लिक करके पार्टीशन का ऑप्शन आएगा और कुछ ऑप्शंस आपको और मिल जाएंगे जिस पे आप सक्सेसफुली हार्ड डिस्क को पार्टीशन कर पाएंगे। ये एग्जैक्ट प्रोसेस तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आप गूगल करेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको बहुत सारी वीडियोस इसके सॉफ्टवेयर पार्ट को भी कवर करते हुए मिल जाएगी। अब अलग अलग टाइप्स की जो हार्ड ड्राइव्स आती है उसका हमने स्पीड का कंपैरिजन तो कर लिया है, लेकिन M.2 हार्ड ड्राइव्स में भी दो तरह की ड्राइव्स आपको मिल जाएंगी, एक PCI और दूसरी SATA की कोई भी आप हार्ड ड्राइव्स ले लें उनकी स्पीड आपको कम ही मिलेगी, क्योंकि SATA इंटरफेस की जो स्पीड लिमिट होती है 600 मेगाबाइट्स पर सेकंड की होती है। इस कारण से कोई भी हार्ड ड्राइव इससे ज़्यादा बैंडविड्थ आपको नहीं दे पाएगी। वहीं अगर PCI स्लॉट की स्पीड लिमिट्स की बात करें तो जनरेशन 3 में आपको 3.9 गीगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड लिमिट मिलती है और जनरेशन 4 में आपको 7.8 गीगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड लिमिट मिलती है। तो PCI स्लॉट्स में अभी काफ़ी बैंडविड्थ है और SSDs की बैंडविड्थ में अभी काफ़ी इंप्रूवमेंट का स्कोप भी मिलता है। वक्त के साथ SSDs की जो बैंडविड्थ है और इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ वो अफोर्डेबल भी होने लगेगी। सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव में 3 फ्लेवर्स देता है वेस्टर्न डिजिटल, एक ग्रीन, एक ब्लू और एक ब्लैक। अब इनमें फ़र्क ये है, जो ग्रीन हार्ड डिस्क आती है इसकी अगर आप वारंटी पे गौर करेंगे तो 3 साल की वारंटी मिलती है, क्योंकि इसका जो एंड्योरेंस है वो कम है। तो 60 TBW की इसकी यूनिट है, TBW यानी कि टेराबाइट राइट्स। तो ये जो हार्ड डिस्क होती है इन पे इतना टेराबाइट आप राइट कर सकते हैं, उसके बाद इनकी लाइफ सब्सटेंशियली कम हो जाती है। तो ग्रीन वाली की 60 है, ब्लू वाली की 300 है और ब्लैक वाली की भी 300 है। अगर आप ब्लू और ब्लैक हार्ड ड्राइव्स की जो वारंटी है उस पर भी ध्यान दें तो इसमें 5 साल की वारंटी आपको मिल जाती है। इस कारण से जो ग्रीन हार्ड ड्राइव्स है सिर्फ लाइट यूसेज में ही अच्छी हैं, अदरवाइज़ मोस्टली कोशिश करें कि जो ब्लू वर्जन आता है आप वो यूज़ करें, और अगर आप पावर यूज़र हैं तो डेफिनेटली ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली ये प्रोफेशनल कामों के लिए यूज़ करा जाता है, जैसे कि वीडियो गेम डिज़ाइनिंग या सॉफ्टवेयर एडिटिंग। इससे सिस्टम की स्पीड्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है और काम जल्दी हो पाता है। मोस्टली अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो जो ब्लू वर्जन है इसका मोर देन इनफ होता है ज़्यादातर लोगों के लिए। जो भी हार्ड ड्राइव्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है उनकी लाइफ अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वेस्टर्न डिजिटल की ये एक सॉफ्टवेयर है डैशबोर्ड नाम से। तो इसमें क्या होता है, आपने जो भी हार्ड ड्राइव्स अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखी है ये उसके आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाएगा, जैसे कि परफॉर्मेंस, और ये कुछ टूल्स दे देता है स्मार्ट टेस्ट के लिए भी। इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आप शॉर्ट टेस्ट या तो रन कर सकते हैं या एक्सटेंडेड टेस्ट, और ऑटोमेटिकली इसको मैंने लगा रखा है कि वीकली बेसिस पे ये सारी हार्ड डिस्क को चेक करता है, ताकि इन केस कोई भी हार्ड ड्राइव फेल होने वाली है तो उससे पहले मुझे पता चल जाए और मैं अपना डेटा का बैकअप बना लूँ। ऐसे ही ये जो SSDs हैं इनकी लाइफ भी ये परसेंटेज में दिखाता है, लाइफ रिमेनिंग आप देख सकते हैं 98% ही दिखा रहा है ग्रीन हार्ड ड्राइव की। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि किस तरीके से जो ये हार्ड ड्राइव्स है इसमें लिमिटेड राइट साइकिल्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एंडलेसली इसमें डेटा राइट कर पाए, जैसे कि जो नॉर्मल आपकी हार्ड ड्राइव्स होती है उनके तरह, क्योंकि इनमें आप डेटा तो खूब ज़्यादा लिख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इनकी अपनी खुद की ही एक मैकेनिकल लाइफ होती है। तो 5 से 10 साल के बीच में ये जो स्पिनिंग हार्ड डिस्क होती है ये चलती है। लेकिन ये जो SSDs होती हैं इनकी लाइफ हम ईयरली बेसिस पे नहीं लिख सकते। तो अगर आप शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा डेटा इस पर राइट करके डिलीट करते हैं फिर राइट करते हैं तो उससे इसकी लाइफ कम होने लगती है। इस कारण से जो भी SSDs आप यूज़ कर रहे हैं इनको आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करना चाहिए, या फिर आप गेम्स इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे कि मैंने कर रखा है। अगर आपको ज़्यादा डेटा राइट करना है फिर डिलीट करना है, यानी कि बार बार आपके चेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं डेटा में, तो एक स्पिनिंग हार्ड डिस्क आपको लेनी चाहिए, वो इस काम के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है। अब अगर वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड ड्राइव्स के रिव्यू की बात करें तो सॉलिड बिल्ड क्वालिटी होती है इनकी, किसी भी तरह के हीटिंग इश्यूज़ मुझे इनमें नहीं मिले, और परफॉर्मेंस तो बढ़िया दे ही रही है। आपके सामने स्पीड टेस्ट मैंने करे थे। कई लोग ग्रीन वर्जन से बचते हैं और कहते हैं कि ग्रीन जो हार्ड ड्राइव्स बनाता है वेस्टर्न डिजिटल थोड़ी अनरिलायबल रहती है, लेकिन पर्सनली मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा है। मेरे पास पिछले 10 साल से वेस्टर्न डिजिटल की ग्रीन हार्ड ड्राइव है
और उसको मैंने ठीक ठाक ही यूज़ करा कंप्यूटर में, उसके बावजूद आज भी वो सही चल रही है। तो सिंपली ये निर्भर करता है कि किस तरह के एप्लीकेशन में आप कौन सी हार्ड ड्राइव लगा रहे हैं। अगर आपका ज़्यादा डिमांडिंग यूज़ है तो डेफिनेटली आपको हैवीली बिल्ट हार्ड ड्राइव्स यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि नेस सर्वर में अगर आप हार्ड ड्राइव्स लगा रहे हैं तो ग्रीन या ब्लू ये नहीं चलेंगी, उसमें आपको वेस्टर्न डिजिटल की जो रेड हार्ड ड्राइव्स आती है, रेड प्लस या रेड प्रो, वो ही लगानी पड़ेगी। नेस सर्वर्स काफ़ी ज़्यादा लोड डालते हैं हार्ड ड्राइव्स पे, इसलिए वो जो हार्ड डिस्क होती है हैवी यूसेज के लिए बनी होती है और वही इन सिस्टम्स में चलती हैं। ग्रीन हार्ड ड्राइव्स मोस्टली HD PCs के लिए बनी होती है, तो ये आइडियल होती है मूवीज़ और म्यूज़िक को स्ट्रीम करने के लिए, और इन्हीं पर्पसेस के लिए अपने सिस्टम में मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। मोस्टली हैवी यूसेज मेरी नेस सर्वर की ही रहती है। रही बात ब्लू हार्ड ड्राइव्स की, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए बनी होती है, और जो ब्लैक होती है वो तो परफॉर्मेंस के लिए होती ही है। अगर वेस्टर्न डिजिटल की पर्पल हार्ड ड्राइव्स की बात करें तो ये 24/7 सर्वेलेंस के लिए बनी होती है और मोस्टली राइटिंग के पर्पसेस के लिए ज़्यादा सूटेबल रहती है रीडिंग के मुकाबले। इस वीडियो में हमने सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव्स की तो डिटेल में बात कर ली, लेकिन ये नॉर्मल हार्ड ड्राइव जिनके अंदर रोटेटिंग प्लेटर होता है, इनके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब कई लोग फॉर्म फैक्टर में भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि SATA SSDs के नाम से दो तरह की ड्राइव्स आपको मिलेगी। एक इस तरह की बड़ी सी होती है, तो इसको भी हमने अभी इंस्टॉल करा है वीडियो में। इसमें बस ये फ़र्क होता है कि जो SATA की पावर केबल होती है इसमें अलग से लगती है, और जो SATA इंटरफेस होता है हार्ड ड्राइव्स का वो केबल इसमें कनेक्ट होती है। और अगर SATA M.2 ड्राइव्स की बात करें तो इनकी स्पीड भी आपको सेम मिलती है, क्योंकि दोनों ही ये हार्ड ड्राइव सेम इंटरफेस पे काम करती है। कई लोगों को SATA SSDs में ये गलतफहमी होती है कि जो M.2 फॉर्म फैक्टर वाली हार्ड ड्राइव्स होती है ये आपको ज़्यादा स्पीड्स देती है 2.5 इंच फॉर्म फैक्टर के मुकाबले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों सेम इंटरफेस पे काम कर रही है। और SATA इंटरफेस की स्पीड लिमिट्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, तो इस कारण से मुझे उम्मीद है आपका ये वाला डाउट तो क्लियर हो गया होगा। और अगर आप रेट का भी कंपैरिजन करेंगे, दोनों लगभग आपको सेम ही रेट्स पे मिलेंगी। फिलहाल रेट का डिफरेंस इसलिए दिख रहा है, ये Aperio रिटेल से आ रहा है और ये कोई दूसरा सेलर है। तो जनरली क्लाउडटेल और Aperio के अलावा जो सेलर्स होते हैं वो फालतू ही पैसे बताते हैं अमेजोन पे। हमने SATA इंटरफेस की हार्ड ड्राइव्स में दोनों फॉर्म फैक्टर का तो कंपैरिजन कर लिया, जैसे कि 2.5 इंच और M.2 का। अब M.2 फॉर्म फैक्टर में दो तरह की हार्ड ड्राइव्स आती है, इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। जो हार्ड ड्राइव मैंने आपको अपने वर्क स्टेशन में इंस्टॉल करके दिखाई है, ये NVMe SSD है। तो NVMe PCI पे काम करती है, जिसके कारण इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। और ये वाली जो है ये SATA इंटरफेस की है। SATA इंटरफेस का जो कनेक्टर होता है कुछ इस तरीके का लगता है, और जो PCI इंटरफेस का कनेक्टर होता है वो इससे थोड़ा सा अलग होता है। अब कनेक्टर का जो डिफरेंस है ये तो समझ आ गया। अब ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सी टाइप की जो हार्ड ड्राइव है आपके मदरबोर्ड में लगेगी, तो ये जानने के लिए आपको अपने मदरबोर्ड का यूज़र्स मैनुअल देखना पड़ेगा, जिसमें कि सारी स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मेरे मदरबोर्ड का ये मॉडल है ASUS TUF Gaming X570+। तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं इन्होंने कौन सी SSDs हमें लगाने का ऑप्शन दिया है। तो इस मदरबोर्ड में एक SSD तो इसके चिपसेट से कंट्रोल्ड है, और दूसरी SSD जो प्रोसेसर हम इसमें इंस्टॉल करेंगे उससे कंट्रोल होएगी। चाहे AMD के 3000 सीरीज़ का प्रोसेसर लगाया या 5000 का, ज़्यादा चीज़ें इसमें सेम ही रहेगी। जो AMD का X570 चिपसेट है मदरबोर्ड पे, वो ये वाली SSD को सपोर्ट करता है, M की वाली। अब M की क्या होती है, तो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने M.2 ड्राइव्स में SATA और NVMe SSDs के जो कनेक्टर्स देखे थे उसका ये ही डिफरेंस है। इसको M की कहते हैं और इसको B की कहते हैं। M की कनेक्टर में इसमें 5 पिन्स होती हैं और B की कनेक्टर में इसमें 6 पिन्स होती हैं। M.2 ड्राइव्स में जो SATA कनेक्टर होता है उसमें B एंड M की होती है, एक साइड में M जो कि 5 पिन का कनेक्टर है और एक साइड पे B जिसमें कि 6 पिन का कनेक्टर है। इस मदरबोर्ड में आपको M.2 ड्राइव्स इंस्टॉल करने के लिए 2 स्लॉट्स मिलती हैं और दोनों ही स्लॉट्स M की है। अब ये चीज़ तो मैंने आपको वेबसाइट पे खोल के दिखाई है, लेकिन यही सेम चीज़ इसके यूज़र्स मैनुअल में भी मेंशन्ड है। अब बात करें कीमत की, तो सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव्स आपको 240 GB के साइज़ में 3000 रुपये के आसपास की मिल जाएगी, और अगर 500 GB वर्जन की बात करें तो ये आपको 5500 रुपये के आसपास का मिल जाएगा। करंट प्राइसेस चेक करने के लिए इन हार्ड डिस्क को खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए हैं, उसमें सारे हार्ड ड्राइव्स के टाइप, उनके वर्जन जैसे कि ब्लू, ग्रीन या ब्लैक, और साथ ही साथ उनकी जो कनेक्टर टाइप है उसके हिसाब से ठीक से ऑर्गेनाइज कराएं, तो आपको लिंक्स को चेक करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके हार्ड ड्राइव से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।